देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहा है। हालात आपने धाकड़ एक्सक्लूसिव के पहले हिस्से में देख ही लिया। जब मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर रिपोर्टिंग करने गई थी तब इस तरह के हालात बहुत करीब से हमने देखे। 2022 के शुरुआती महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश चुनाव पर राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात की बात करें तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा बेहद बड़ा है। बीजेपी का कहना है कि धर्मांतरण पर लगाम लगाना चाहिए, तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि आगामी यूपी चुनाव की वजह से ही मुसलमानों को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है धर्मांतरण के बहाने। दरअसल एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को जब गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई तो कुछ और नाम सामने आए, कुछ और सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि इस रैकेट के तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। हर धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से खासा पैसा आता है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों में अब तक 20 करोड़ रुपए तक जमा होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए पहले ये पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि इस रैकेट के तार किधर किधर जाते हैं। कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण गैंग का एक बड़ा मोहरा है जो विदेश में बैठे लोगों के इशारे पर भारत में अवैध धर्म परिवर्तन कराता है और विदेश में बैठे यही लोग कलीम सिद्दीकी को हर धर्म परिवर्तन के लिए पैसे देते हैं। कलीम सिद्दीकी ने एटीएस के सामने अपना मुंह खोल दिया। पूछताछ में कलीम ने 3 नामों का खुलासा किया है। एटीएस ने बिना देर किए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कलीम ने जो नाम बताए वो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला मोहम्मद सलीम, मुजफ्फरनगर का ही मोहम्मद इदरिस कुरैशी और नासिक का रहने वाला अशोक कुणाल चौधरी उर्फ आतिफ। एटीएस के मुताबिक कलीम सिद्दीकी ने पूछताछ में कबूल किया कि अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे में ये तीनों उसके साथ शामिल थे। कलीम ने इस बात का खुलासा किया कि हर धर्म परिवर्तन की खबर वो विदेश में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाता था, जिसके एवज में उसे अच्छी खासी रकम मिलती थी। कलीम सिद्दीकी के साथ मोहम्मद सलीम पिछले 17 सालों से और इदरीश कुरैशी पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ था। इन दोनों का काम अवैध धर्मांतरण के मामले में उसकी मदद करना था। एटीएस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन लोगों का काम लोगों से संपर्क करना, कहीं आना जाना या फिर किसी को कहीं ले जाना था और ये सब काम वो कलीम सिद्दीकी के निर्देशों पर करते थे। एटीएस की जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि कलीम सिद्दीकी जिस जमीयत इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को चला रहा है उसके कई बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए जमा किए गए। गहन जांच के बाद पता चला कि ट्रस्ट के अलग अलग खातों में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। ट्रस्ट के इंडियन बैंक के खाते में बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत से करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसी पैसे के बड़े हिस्से को कलीम सिद्दीकी उन लोगों में बांटता था जो अवैध धर्म परिवर्तन में उसकी मदद करते थे। यूपी एटीएस ने कलीम सिद्दीकी के तीनों साथियों के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि नासिक के रहने वाले अशोक कुणाल चौधरी ने रूस में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान अपना धर्म परिवर्तन किया और अशोक से आतिफ बन गया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नासिक में प्राइवेट क्लिनिक चलाने लगा। कलीम सिद्दीकी के बाकी 2 साथियों पर नजर रखने के दौरान एटीएस को पता चला कि कलीम सिद्दीकी की मदद से धर्मांतरण के जरिए कमाए गए पैसों पर इदरिस ऐश कर रहा है। इदरिस कुरैशी ने 3 महीने के अंदर लाखों रुपए खर्च की, करीब 60 लाख रुपए मकान में लगाए, करीब 2.5 लाख रुपए की एक मोटर बाइक खरीदी। एटीएस ने खर्च किए इन पैसों का इदरिस से हिसाब किताब मांगा और इदरिस पैसों का हिसाब नहीं दे पाया। एटीएस की जांच जारी है। कलीम सिद्दीकी और इदरिस की कुछ और संपत्तियों के बारे में पता चला जो कि दिल्ली और मुजफ्फरनगर में है, जिसकी जानकारी एटीएस जुटा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। तो इस पूरे रैकेट के पीछे किसका हाथ है? क्या इसका आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ लेना देना है? अनिला सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ है। साजिद रशीदी जी, बड़ी सारी पार्टियां हैं जिन्होंने तुरंत से कहा है कि कलीम सिद्दीकी साहब बिल्कुल बेगुनाह है, उनको सिर्फ यूपी इलेक्शन के मद्देनजर इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहने के लिए आपके पास क्या सबूत है? क्योंकि एटीएस कह रही है हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास 20 करोड़ कैसे अकाउंट में आए, कैसे लोगों को फंसाया गया, कैसे धर्म परिवर्तन कराया गया, इस सब के सबूत एटीएस कह रही है हमारे पास है और लोग भी उनके पूछताछ में
बता रही हैं बातें। आपके पास क्या सबूत है ये कहने के लिए कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं? देखिए, जब आदमी कोई रैकेट चलाता है तो रैकेट एक दिन में तो खड़ा नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबा समय होता है। उस लंबे समय में हमारी एटीएस, हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जानना कि कलीम सिद्दीकी जबरदस्ती नामांतरण करा रहे थे या नहीं करा रहे थे, आपकी रिपोर्टर को उनके गांव जाना पड़ेगा पुलिस, और आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांवों में जाना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो, जिन लोगों ने वहां उनके गांव के हिंदुओं से जाकर, आसपास के हिंदुओं से जाकर पूछा कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई किसी तरह का कोई दबाव, कोई किसी तरह का धर्मांतरण की कोई किसी तरह की कोई एक्टिविटी, तो उन लोगों ने साफ तौर से नकारा है कि कलीम सिद्दीकी साहब जैसा आदमी, इतना अच्छा आदमी, आपने जो सुझाव दिया वो बहुत ही उम्दा दिया, और आपके सुझाव देने से पहले ही हम ये चीजें कर चुके हैं। तो मैं आपको एक मिनट में कलीम सिद्दीकी, एक सेकंड, मैं आपको 1 मिनट में वो एक बाइट सुनवाऊंगी जो कि एक हिंदू युवक की है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि कलीम सिद्दीकी साहब की जो संस्था है उसी के चलते उनका धर्मांतरण कराया गया था। तो 1 मिनट में आपको मैं वो भी सुनाऊंगी, और वो खुद कैमरे पर आकर के ये उत्तराखंड का जो आदमी है वो ये बात कह रहा है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं वो सवाल मैं अनिला सिंह से पूछती हूं। ये पूरा रैकेट, और ये सही बात कह रहे हैं साजिद रशीदी साहब कि ये एक दिन का तो काम है नहीं। अब एटीएस का ये भी कहना है कि जो एक आदमी गिरफ्तार हुआ है इदरीस कुरैशी, वो 20 सालों से कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट से संचालित मदरसे के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। तो 20 साल से सरकार क्या कर रही थी? पिछले 6 साल से सरकार क्या कर रही थी? अनिला सिंह जी। जो रैकेट चलाने वाले होते हैं धर्मांतरण का, उनके जो मुखबिर होते हैं उनसे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और किसी के ऊपर छापा डालने से पहले जो भी एजेंसीज होती है, अगर मैं एटीएस की भी बात करती हूँ, तो पूरा पुख्ता किया जाता है। बहुत सारे जो लीड्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, और फिर इनकी धरपकड़ होती है। और लगातार न केवल उत्तर प्रदेश में परंतु बाकी भी प्रदेश है वहां पर धरपकड़ होती है, क्योंकि ये जो पूरा रैकेट जो ये लोग चलाते हैं धर्मांतरण का, जो कि अधिकार नहीं है इनका कि आप किसी को बहला कर, फुसला कर, डरा कर, लालच देकर आप उसका धर्म का परिवर्तन करा दें। अगर स्वेच्छा से कोई अपना धर्म का परिवर्तन कर रहा है तो वो बात दूसरी है। उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है, इस प्रकार के रैकेट्स का भंडाफोड़ हुआ है। पर पहले की सरकारों का क्या किया जाए? पहले की सरकारें तो तुष्टीकरण की राजनीति में थी, क्योंकि उनको केवल और केवल वोट की राजनीति करनी थी। तो जब वोट की राजनीति करनी होती है तो इस प्रकार के रैकेट्स थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। और जहां तक ये सवाल रहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा से इस प्रकार की एक्टिविटीज में, कुछ मुसलमान, सारे मुसलमान ने क्या हमेशा से इंडल्ज रहे हैं? जब हमने ये कानून लेकर आए थे एंटी कन्वर्जन का, तब इन्होंने चलाना शुरू किया कि भाई क्यों किया। जब हम ये लेकर आए, सख्ती का कानून लेकर आए कि भाई अगर नीति बनाई हमने कि अगर कोई भी दंगे में तोड़ फोड़ करेगा तो उसका खामियाजा उसी से लेना पड़ेगा। जब हम ये आबादी के ऊपर पॉलिसी लेकर आए तब इनका चिल्लाना शुरू हो गया। भाई ये तो चिल्लाते रहेंगे, ये वो सारे काम करेंगे कि जो राष्ट्र के हित में नहीं होते हैं। हम वो सारे काम करते हैं जो राष्ट्र प्रदेश के हित में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ये जितने कुछ मुट्ठी भर मुसलमान है जो अपने आप को एडवोकेट समझते हैं पूरी कौम का, और ऐसे लोग जो नंबर 2 के रास्ते से आते हैं और यहाँ पे धर्मांतरण कराते हैं और अपनी मुस्लिम कौम को बदनाम कराते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक चीज और बताऊं पद्मजा, यहाँ पे जहां तक मुझको पता है इस्लाम में 5 पिलर्स होते हैं, जिसमें कि एक ये होता है कि कन्फेशन टू योर फेथ, पूरा समर्पण आपके धर्म के प्रति। दूसरा ये होता है कि आपको नमाज अदा करनी है। तीसरा आपको ये रहता है कि आपको रोजे अदा करने हैं, और चौथा आपका ये रहता है कि ज़कात, यानी कि गरीबों को आप दान दीजिए। और चौथा ये होता है कि जब भी आपके पास खुद पैसा हो उस पैसे से आप मक्का जाइए। पर छठा क्या है? छठा है जिहाद।
जी। अब ये जिहाद क्या है? जिहाद भी दो प्रकार का है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जिहाद यही है कि आप लव जिहाद करो, आप लैंड जिहाद करो, आप धर्म परिवर्तन कराओ, जिसमें कि ये मौलाना कलीम जैसे लोग हैं वो लगे रहते हैं, उमर गौतम जैसे लोग लगे रहते हैं, जहांगीर जैसे लोग लगे रहते हैं, और उनकी एडवोकेसी करने के लिए यहाँ पे मौलाना बैठे हुए हैं, रशीदी बैठे हुए हैं आपके पैनल पे, ये आपके उनका वकालत करते हैं। अगर सच में इस तरीके का, जिसको आप कह रही हैं कि लव जिहाद हो रहा है या फिर कन्वर्जन जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, किसी के खिलाफ अगर इस तरीके की साजिश रची जा रही है, तो एटीएस को अब ये सब अदालत में सबूत देने होंगे। कहां कहां तक ये तार जाते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे दिन की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें लेकर।